नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 के बीच बीपीएससी ने टीआरई के एग्जाम्स कंडक्ट किए थे अलग अलग शिफ्ट्स और बैचेज में। उन्हीं में से ये क्लास 1 to 5th के लिए लिया गया एग्ज़ाम, जिसका पहला शिफ्ट था, उस क्वेश्चन पेपर में से आए साइंस के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी ये साइंस की सीरीज़ अलग अलग पार्ट्स में आएगी, जिसमें हम सारे टीआरई के प्रश्नों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिल जाए बाकी वीडियोस के लिए। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स के लिए जो टीआरई में पूछे गए थे, उनके क्वेश्चंस देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें लिंक्ड होंगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमें फिजिक्स से दिख रहा है। दिस क्वेश्चन इज Which instrument is used for measuring electric potential? Potentiometer, second option galvanometer, third option voltmeter. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, D more than one of the above, E none of the above, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको शुरू के 3 ऑप्शंस में से आंसर मिल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर पता करता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं है किसी सर्किट के अंदर, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो है, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और किसी भी सर्किट के जो टर्मिनल्स होते हैं ना, उनके 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग सबसे बेटर होता है। इसीलिए इसका जवाब होगा वोल्ट मीटर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है। अगर हम मैग्नेटिक लाइंस को देखें तो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं, एंड देन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो हमेशा जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। वो सारी क्वांटिटीज़ और एंटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज दैट हैव डायरेक्शन। देयरफॉर दिस आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। Next question. A man pushes more weight on the earth at option A sitting position, B standing position, C lying position, D more than one of the above and E none of the above. अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, pushes more weight एज इन फोर्स के बारे में पूछ रहा है, प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो हमको पता है ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होती है वो प्रेशर होता है। If you're familiar with the formula, force per unit area is equal to pressure, है ना। तो एक इंसान का जो वेट है, हम फर्ज कर लेते हैं कि 60 किलो का मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो उसका वज़न तो 60 ही किलो रहेगा, चाहे वो खड़ी अवस्था में हो, बैठी अवस्था में हो या लेटी हुई अवस्था में हो। तो एरिया जो है वो यहाँ पे इन पोजिशंस चेंज होने से एरिया वेरी करेगा। सो इफ अ पर्सन इज सिटिंग, द एरिया विल बी little. If a person is standing, the area will be least, and if a person is lying, the area will be maximum. The area of impact, तो अगर एक piece of land पे एक इंसान लेटा हुआ है तो वो ज़्यादा एरिया एक्वायर करेगा बजाय कि उस इंसान की जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, उनकी सिर्फ फीट कांटेक्ट में होगी फ्लोर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। कौन सी पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में। बिकॉज द एरिया इन स्टैंडिंग पोजीशन इज स्मॉल, इसलिए प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया जो है प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूला के अंतर्गत, है ना।
तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही प्रेशर घटेगा। तो हमें वो वाला ऑप्शन चुनना है जिसमें सबसे कम एरिया है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, उस इंसान का वजन उतना ही रहेगा, चाहे वो लेट जाए, चाहे वो बैठ जाए, चाहे वो खड़ा रहे। इसलिए हम देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में स्टैंडिंग पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर सबसे लो एरिया ऑफ इम्पैक्ट हो रहा है, सबसे लो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है सरफेस के साथ। इसलिए फॉर्मूला के बेसिस पे स्टैंडिंग पोजीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट while passing through a prism is। तो प्रिज्म आपको पता होगा, हमने साइंस में पढ़ा था स्मॉलर क्लासेस में, दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, और इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते थे ना, वाइट लाइट को पास कराते हैं। तो वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों की बनी हुई है, वो एक विजिबल लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो जब भी इसको प्रिज्म से पास करते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स लाइट में टूट जाती है। और हमें पता है कि जो लाइट है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनसे कंपोज्ड है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं वाइट लाइट के। तो ये लाइट यहाँ स्ट्रेट आई तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया ना, उसका वो कंपोनेंट है वायलेट, और सबसे कम जो है वो रेड लाइट डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको वो प्रिज्म का याद आना चाहिए कि वाइट लाइट गई एंड दिस वायलेट इज़ द मोस्ट रिफ्लेक्टेड एंड रेड इज़ द लीस्ट रिफ्लेक्टेड। आर यहाँ आता है, रेड लाइट यहाँ निकलती है और वायलेट लाइट इस तरफ आती है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। अगर इसकी तुलना हम करें आर के साथ में तो ये कम एंगल बन रहा है, छोटा एंगल बन रहा है। रादर इट इज़ मोर और लेस अ स्ट्रेट लाइन, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑप्शन तो करेक्ट नहीं किया, माफ़ करिएगा, वायलेट। नेक्स्ट, a piece of ice is dropped in a vessel containing kerosene oil. When ice melts, the level of kerosene oil will option A rise, option B fall, option C remain same, and option D more than one of the above, option E none of the above. अब देखिए, अगर आपको डेंसिटी के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एक वेजल लें और उसमें केरोसिन भर देते हैं, मान लीजिए ये वेजल है जिसमें केरोसिन है, और एक आइस का पीस ड्रॉप करते हैं, तो आइस का पीस नीचे जाके सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और केरोसिन की डेंसिटी कम है। डेंस और लेस डेंस चीज़ों के बीच का कंपैरिजन तो पता होगा। जो डेंस चीज़ें हैं वो सेम वॉल्यूम में कम मास लेंगी, और लेस डेंस चीज़ें जो होंगी वो सेम मास में ज़्यादा वॉल्यूम लेंगी। अगर 1 लीटर पानी होगा तो वो इतने से स्थान में आ जाएगा, लेकिन 1 लीटर केरोसिन जो है वो इतना स्पेस लेगा क्योंकि ये लेसर डेंस है। दिस इज क्लियर। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। व्हाट आर दे आस्किंग कि अगर हमने आइस को ड्रॉप किया है और वो मेल्ट करेगा, तो आपको पता होगा कि जब भी लिक्विड जो है, जब भी वाटर है वो सॉलिडिफाई होता है तो उसका एरिया एक्सपैंड हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। अगर आप बॉटल को फ्रिज में भर के रखते हैं फ्रीज़र में, तो वो बॉटल जहाँ तहाँ से फूल जाती है, तो एक्सपेंशन होता है क्योंकि उसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लैटिस बना है। सॉलिडिफिकेशन के बाद ये होता है, और जैसे ही आपका सॉलिड है, आइस जो है वो मेल्ट होगा, तो उसका वॉल्यूम फिर कम हो जाता है, एक्सपेंशन से वापस वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो जब हमने एक वेजल के अंदर जो कि केरोसिन से भरा हुआ था बर्फ़ डाला ना, तो पानी का लेवल, तो केरोसिन का लेवल बढ़ा होगा। लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा, तो इसने एक्सपैंडेड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। पहले जितना स्पेस आइस ले रही थी उतना स्पेस वाटर नहीं लेगा, वाटर विल टेक लेस स्पेस। वाई? बिकॉज वाटर इन लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, वाइल इन सॉलिड फॉर्म इट इज़ इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपेंशन खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये जब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो शुरू में जो बढ़ा था केरोसिन का लेवल आइस नीचे डालने से, वो नीचे गिर जाएगा। तो अब जो है वो लेवल नीचे आ जाएगा, इसलिए इसका जवाब होगा फॉल। केरोसिन का लेवल गिर जाएगा मेल्ट हो जाने के बाद आइस को। आई होप इट वाज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल दैट आई शोड यू। आगे बढ़ते हैं। द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7। ये आसान सा सवाल है, एनसीईआरटीज़ में काफ़ी कॉमन था, और इसको आप ल्यूसेंट में और दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स में भी पा सकते हैं जिसमें साइंस और जनरल साइंस के लिए कंटेंट दिया है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी है ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी है विनेगर,
एंड डी एन ई से हम फेमिलियर हैं ही. सो आई मे नॉट बी रिपीटिंग द ऑप्शन डी एन ई इन द क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड, सो दैट हमारा वीडियो बहुत लंबा ना बने. प्लीज़ कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड. तो इसका सही जवाब है ब्लड प्लाज्मा. गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो एसिडिक होती है, हम सबको पता है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है. और विनेगर ये भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड CH3COS. इट्स अ वीक एसिड ऑल्दो, बट माफ़ करिएगा ये गलत लिख, अंदर से साफ नहीं आ रहा. CH3COOH ये एसिटिक एसिड है विनेगर. और गैस्ट्रिक जूस हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो एसिड्स का तो pH 7 से नीचे ही रहेगा. ब्लड प्लाज्मा जो होती है वो 7.3 के आसपास की होती है, ठीक है. तो ये सही जवाब है बी, ब्लड प्लाज्मा. मूविंग अहेड. द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है ना, अगर हम आई का डायग्राम देखें तो ये आई में जहाँ पे लेंस लग रही है, हमारे आँखों में लेंस यहाँ पे होती है और ये पीछे रेटिना है, ठीक है. तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी की बात हो रही है और ये दूरी है 2 सेंटीमीटर. तो जवाब होगा ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. Which substance is formed by the action of chlorine gas on dry slaked lime? Option A calcium chloride, option B bleaching powder, option C hydrochloric acid, and then the rest follows. तो आप देख सकते हैं ये पूछ रहे हैं क्लोरीन गैस को पास करना है स्लेकेड लाइम के ऊपर. स्लेकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है. इसका रिएक्शन होगा ना तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं कॉमन भाषा में ब्लीचिंग पाउडर. तो सही जवाब है ब्लीचिंग पाउडर. और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इनको ये चाहिए जवाब. इज इट ओके? नेक्स्ट. The process where the characteristics are transmitted from parents to offspring is called A. Variation, B. Heredity, C. Gene. Now here you can see कि यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस पूछा हुआ है, प्रक्रिया. तो प्रक्रिया तो जीन नहीं हो सकती, बिकॉज जीन क्या है? जीन तो यूनिट है ना. जीन इज दैट फंडामेंटल यूनिट विच कैरीज द इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये वो कैरियर है हेरिडिटी की. जो प्रोसेस है ना वो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता इसको बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है. कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स जाते हैं उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं. और ये ट्रांसफ़र होता है जीन्स के थ्रू. अगर क्वेश्चन दूसरे तरह से होता तो जवाब जीन होता, लेकिन अभी हेरिडिटी होगा. और हाँ, इन सारे प्रश्नों के उत्तर बीपीएससी में दिए गए जो की हैं, बीपीएससी की के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन वही वाले हैं. सो प्लीज़ बी श्योर कि सब कुछ आपको यहाँ पे ऑथेंटिक मिल रहा है एंड यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज. ऑप्शन ए एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज. ऐसा नहीं हो सकता. Next, ammeter should be connected in series and voltmeter in parallel. Option C, ammeter should be connected in parallel and voltmeter in series. तो अगर हम एक सर्किट देखिए ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है फर्ज कर लीजिए, तो इसमें एमीटर जो है वो उसको सीरीज में डाला जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल डाला जाता है. मैंने सब कुछ बनाया नहीं है यहाँ पे, वैसे बहुत कुछ बनता है. रेजिस्टेंस है, ये स्विच है, ये है एमीटर. तो एमीटर को क्या है, सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है. ये ऑप्शन बी होगा, तब सर्किट कंप्लीट होती है ओम्स लॉ के हिसाब से. अगर हमको रेजिस्टेंस नापना है, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगी, बट बेसिक जनरल साइंस जो कि वन डे एग्जाम्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको मेजरली ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन कैसे होता है एमीटर और वोल्टमीटर का. सो दिस यू शुड कीप इन माइंड कि एमीटर सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल. व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स. तो आप देख सकते हैं आयरन फाइलिंग्स, ये सिर्फ फिर से एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन. आयरन फाइलिंग्स को हम Fe2 ले लेते हैं, ऐसे ही होती है वो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है. ये अब आयनाइज होगा, H+ और Cl- आयन कंपोज करता है ना ये.
क्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये FeCl2 बना लेगा आयरन के साथ और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, आयरन क्लोराइड बना। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कहते हैं कि ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये तो हुआ था अभी। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, वो फेरस के साथ, वो आयरन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगी। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, सो क्लोरीन विल विन ओवर हाइड्रोजन हियर एंड इट विल फॉर्म हर कंपाउंड, इसीलिए। और थर्ड का तो सवाल नहीं बनता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये फिजूल का ऑप्शन है। तो सही जवाब है इसका हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज, ये तो अभी इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बिकॉज ऐसा है कि बायोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, उसमें लास्ट के एनवायरनमेंट में भी कुछ चैप्टर हैं जिसमें हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है, एफोरेस्टेशन, ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन। तो इसको हम कह तो सकते हैं कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरीज़ में था साइंस के क्वेश्चन के साथ, तो मैंने ले लिया इसको साथ में, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम वाला पार्ट देखें ना तो उसमें ये कवर कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड, ए, ग्रेजिंग, बिल्कुल नहीं हो सकता। एफोरेस्टेशन पॉसिबल, सी, डिफोरेस्टेशन, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब है एफोरेस्टेशन। दैट्स इट। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, तो फूड कैन को जो है टिन से कोट करते हैं, जिंक से नहीं। ऑप्शन ए है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऑप्शन बी है जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब क्योंकि फूड पार्टिकल्स को किसी कैन में स्टोर करना है, ये एडिबल चीज़ें हैं, इसको लोग खाएंगे, तो अगर जिस कंटेनर में उसको रख रहे हैं उससे रिएक्शन हो गया तो फूड जो है वो रैंसिड, टॉक्सिक, पॉइजनस सब कुछ होने के चांसेस हैं, अनसूटेबल फॉर हेल्थ होने के चांसेस हैं। इसलिए हम कम से कम रिएक्टिव चीज़ों में उसको स्टोर करते हैं। ज़्यादातर टेट्रा पैक्स में आप देख सकते होंगे प्लास्टिक में स्टोर किया जाता है, ऑल्दो प्लास्टिक इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। माइक्रोप्लास्टिक्स डिजॉल्व हो जाते हैं हीटिंग पे एंड दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। दैट्स वाई द गवर्नमेंट्स आर वर्किंग इन द डायरेक्शन टू एलिमिनेट प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ फूड। बट यहाँ पर हमको इन टिन और जिंक में कंपेयर करना है। तो टिन और जिंक में देखिए ना, तो टिन जो है वो कम रिएक्टिव है और जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। टिन शायद +3 होता है और जिंक +2 ऐसा। तो इफ़ इट इज़ नॉट नोन टू यू देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। रिएक्टिविटी में अगर आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर तो विल फाइंड कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ों के साथ खाने को नहीं रखना चाहिए, उससे वो पॉइजनस हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय ओवरीज। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ओवरीज जो हैं ये एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे भी काम करती हैं, मतलब ये हार्मोन्स भी बनाती हैं, साथ के साथ ये फीमेल एग सेल्स जिनको हम ओवम कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। हर मासिक धर्म में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक महिला एक एग प्रोड्यूस करती है, उसको ओवम कहा जाता है। उसके अलावा इस ओवम की प्रोडक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इसको भी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। ये तीनों फंक्शन ओवरीज के हैं, इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार भी पीएससी ने पूछा है। टार्टरिक एसिड, मेथेनोइक एसिड जो है वो एंट्स के और अलग दूसरे इंसेक्ट के स्टिंग्स में होता है। जब ये एंट वगैरह काट लेती है तो बहुत जलन होती है ना, ये इस मेथेनोइक एसिड हमारे स्किन में इसके एंटर कर जाने से जलन होती है। लैक्टिक एसिड ये कर्ड में है, हमको सबको पता है लैक्टोबैसिलस होता है वो बैक्टीरिया कर्ड के अंदर, लैक्टिक एसिड। कोलीफॉर्म्स, कोलीफॉर्म्स ऑप्शन ए, व्हाट आर दे? Coliforms are A, bacteria present in digestive tract of animal,
Option B, bacteria present in hot springs. Option C, bacteria present in frigid environment, and rest follows. So इसका सही जवाब है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर। ये सारे पशुओं के अंदर, ह्यूमंस वगैरह में भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मिलने वाले बैक्टीरियाज में से एक है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट, which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in ecosystem? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ऑप्शन ए है फॉस्फोरस साइकिल, बी है ऑक्सीजन साइकिल एंड सी है नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता होगा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गैशियस और एक होता है सॉलिड वाला, ठीक है, या सेडिमेंट्री कह सकते हैं उसको, माफ़ करिएगा मैंने गलत टर्म का इस्तेमाल किया। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दो किस्म के होते हैं, एक सेडिमेंट्री और दूसरा होता है गैशियस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है गैशियस के बारे में। सेडिमेंट्री साइकिल मेजरली जो हैं वो दो होते हैं, फॉस्फोरस वाला और सल्फर वाला। फॉस्फोरस का और सल्फर का जो साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। बाकी के जितने भी हम ज़्यादातर जो मेजरली हमने एनसीईआरटीज़ में पढ़े हैं, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल है, ये सारे के सारे गैशियस साइकिल्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी बेसिस पे कि ऑप्शन ए दिया है फॉस्फोरस साइकिल, ये है सेडिमेंट्री साइकिल। इसके अलावा हमारा सल्फर वाला साइकिल देखा था हमने। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो गैशियस साइकिल्स हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए फॉस्फोरस साइकिल। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following organisms convert organic substances into organic compounds using sunlight in the presence of chlorophyll? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन बी सर्टन बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एनिमल। ऑटोट्रॉफ्स तो हमें पता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस करते ही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि ग्लूकोज है। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, जिनको हम वो साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के जैसा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल है। तो जो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट कंटेनिंग होंगे उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने की सनलाइट के प्रेजेंस में। एनिमल्स के अंदर नहीं होता, एनिमल्स कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से एक में से दो, इसमें दो ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इस लिहाज से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली होती हैं। उसके बाद आता है माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, अल्ट्रा, विजिबल, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो इन सब में जो सबसे छोटी वाली हैं वो गामा रेज हैं। दिए गए ऑप्शंस के अंदर ए ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन, बी है अल्ट्रावायलेट और सी है विजिबल। तो इसको एक बार मैं सही से अरेंज कर देती हूँ, उस पर क्लियर नहीं था। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरेज एंड गामा रेज। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है और रेडियो वेव्स का जो है वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये घटते क्रम में होती है। मतलब वेवलेंथ यहाँ घट रही है, ठीक है, वेवलेंथ गामा रेज की सबसे छोटी होगी और फ्रीक्वेंसी इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। तो आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहा है गामा रेज तो दिए हुए नहीं है, एक्सरेज दिए हुए नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रेज पूछा हुआ है, तो शॉर्टर वेवलेंथ, बिकॉज गामा है शॉर्टेस्ट, उसके बाद एक्स रेज, देन द यूवी रेज विल हैव द शॉर्टर वेवलेंथ हियर, और एनर्जी लेवल उनकी हाई होगी। गामा रेज की एनर्जी लेवल सबसे हाई होती है, उनसे थोड़ी कम एक्स रेज की, उनसे और भी कम यूवी रेज की।
तो दिस आई वुड टेल यू इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इनका ऑर्डर क्या है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से। बस इतना याद रखिएगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन अपना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑप्शन बी सही होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स at each trophic level is known as A. biological magnification, B. morphological magnification, C. thermogenic magnification। तो ये भी NCERT से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हमने इसके एग्जाम्पल देखा है, क्लासिक एग्जाम्पल है DDT का, जो हम पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ करते हैं, अपनी फसल में डालते हैं, खेतों में डालते हैं। नदियों में मिलकर के ये DDT समंदर में जाता है और नदियों के पानी में रहता है। उन पानी के अंदर जो फिशेस रहती हैं वो इसके ऊपर फीड करती हैं, उन फिशेस को खाती हैं बड़े फिशेस। तो जो DDT है वो पानी में घुला, उस पानी को पीना, और वहाँ पे जो जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, छोटे सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में पाए जाते हैं जू प्लैंक्टॉन्स होंगे। और जू प्लैंक्टॉन्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसको फीड करती हैं, उसके ऊपर फीड करती हैं फिशेस। तो उनके बॉडी में जो DDT था वो चला जाता है। सिमिलरली उन छोटे फिशेस को बड़े फिशेस खाती हैं, तो बड़ी फिशेस ने छोटे फिशेस के बॉडी के अंदर वाला DDT कंज्यूम कर लिया। इस तरह से सब्सीक्वेंट लेवल में ना ये DDT आगे बढ़ती जाती है और इसका अमाउंट बढ़ता जाता है। वो ऐसे कि अगर एक बड़ी मछली आप देखें तो एक बड़ी मछली ऑलमोस्ट 10 छोटी मछलियों को खाती होगी, तो उसके अंदर तो 10 छोटी मछलियों के अंदर वाला DDT चला गया। सिमिलरली उससे भी बड़ी मछली उसको कंज्यूम करती होगी, और फिर जो सबसे बड़ी मछली है उसकी डेथ के बाद उसको अगर कोई वल्चर खाता है उसके कैरकास को, या कोई और दूसरा कंज्यूमर खाता है, तो उसके बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड फॉर्म में वो DDT प्रेजेंट होगा। उसका पावर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो। तो इस तरह से जब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, बढ़ते हुए ट्रॉफिक लेवल पे देखते हैं कि वॉल्यूम जो है, अमाउंट जो है, वो किसी केमिकल का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और मैग्निफिकेशन हो रही है उसको, और ये साइकिल बायोलॉजिकल हो रहा है ना, इट इज दिस ट्रांसफर इज बायोलॉजिकल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी की ओर। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑप्शन ए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बी नेटालिटी, सी लिमिटिंग रिसोर्सेज। अगर आपने रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी पढ़ी है कैरिंग कैपेसिटी वाली तो आपको पता होगा, ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी थी। इन्होंने कैरिंग कैपेसिटी को एक वर्ड दिया था के। वो कहते थे कि कोई भी पॉपुलेशन जो है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को होल्ड करने की, और वो कैपेसिटी डिपेंड करती है रिसोर्सेज पे। तो कोई भी एक रिसोर्स, वो रिसोर्स हो सकता है जैसे कि फूड, फ्यूल, ठीक है। अब उसकी अवेलेबिलिटी किस अबंडेंस में है वो डिसाइड करेगा कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग रह पाएंगे मैक्सिमम, और उसको के कहा गया है, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये माल्थस का थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से लिमिटिंग रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो कि ख़त्म होने वाला, जो सबसे कम है, उस पर निर्भर करता है कि आबादी कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि के कितना होगा। तो ये ऑप्शन इसका होगा सी सही जवाब, ठीक है। मिथेमोग्लोबिनीमिया, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली है तो हेरिडिटरी डिसीज, जेनेटिक डिसीज है ये नाइट्रेट की कंडीशन से भी। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Methemoglobinemia is caused by the drinking of water contaminated with option A nitrate, option C B cadmium and option C phosphate। ये बीमारी नाइट्रेट और फॉस्फेट दोनों की वजह से होती है। अगर पानी में इन दोनों की मिलावट है ज़रूरत से ज़्यादा तो
इसलिए इसका जवाब होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बीपीएससी ने यही आंसर दिया है। ऑल्दो अगर हम मिथेमोग्लोबिनीमिया के बारे में देखें तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ट्रेडिशनली तो हमने नाइट्रेट की वजह से ये बीमारी को पढ़ा है होते हुए, लेकिन पेपर सेटर ने फॉस्फेट आंसर दिया था, क्योंकि ये फॉस्फेट की कंटामिनेशन से भी होता है, तो इन दोनों की वजह से, दोनों ऑप्शन के सही होने की वजह से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Flow of energy in an ecosystem is, well, this is very basic. It is always unidirectional. From autotroph to primary consumer to secondary consumer, इस तरह से एनर्जी फ्लो करती है, एक डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, पहले प्रोड्यूसर के पास, फिर कंज्यूमर के पास, और वो भी प्राइमरी, फिर वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ऐसे करके फिर डिकम्पोजर्स के पास, इस तरह से एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है, ये एनर्जी की फ्लो का डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शंस 3 थे, मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल। सो द करेक्ट आंसर इज यूनिडायरेक्शनल ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? एनिमल्स, ऑप्शन बी प्लांट्स, सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हम सबको पता है कि इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इसमें सारे ही आ जाएंगे, इसलिए आंसर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल्स? लैंडफिल से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? लैंडफिल्स आप समझते होंगे जहाँ कचरा इकट्ठा करते हैं, जिस ज़मीन के टुकड़े पर अक्सर ज़मीन के टुकड़े को थोड़ा गड्ढा किया जाता है और उसमें फिर हम गार्बेज को भरते हैं, ताकि गार्बेज जो है वो डिकम्पोज हो सके और वो इस तरह पोल्यूशन क्रिएट ना करे, वो एक जगह इकट्ठा हो। ऑल्दो वो सारा कचरा जो है नीचे उसमें डिकम्पोजिशन होती है और लीचन कर करके वो ज़मीन के दूसरे लेयर्स तक जाता है। इसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऊपर भी वर्क चल रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो मीथेन तो बहुत कॉमन है, जब भी कचरा डिकम्पोज होगा तो मीथेन बनेगी ही बनेगी, एनारोबिक कंडीशंस में बनती है ऑर्गेनिक मैटर से। उसके बाद ना सल्फर के भी कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होने की वजह, सल्फाइड्स वगैरह भी, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी बनता है, इसलिए इसके लिए ऑप्शन जो है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट? अब ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन। ए है प्लांट, डियर, लायन, बी है फ्रॉग, स्नेक, प्लांट, फ्रॉग एंड स्नेक, सी है प्लांट, वीड्स एंड फिश, डी मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं ये हैं ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स, और घास फूस को खाएगा डियर, प्लांट्स को खाएगा डियर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, और डियर को हंट करेगा लायन, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। देन दिस इज द राइट फूड चेन इन अ फॉरेस्ट, प्लांट, डियर एंड लायन। आगे बढ़ते हैं। in the next question we have, in the environment plastics will not be decomposed by, not, always encircle the questions where you see not and all. ठीक है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन सी पैरासाइट। नाउ वी नो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं होते डिकम्पोज, तो ना बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर पाएगी, ना सैप्रोफाइट्स कर पाएंगे, ना पैरासाइट्स, इसलिए इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। इसको कोई भी डिकम्पोज नहीं कर सकता। एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन एमिशन इंक्लूड, मतलब वो सारे ऊर्जा के स्रोत जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ना हो, कार्बन एमिशंस वही होती है ना। तो सोलर एनर्जी, मतलब वो सारे के सारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, वो सोलर हो गई, विंड मिल्स ये भी सोलर, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, और बीपीएससी के हिसाब से यही सही जवाब है। ठीक है, बिकॉज ये सारे के सारे इन्होंने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दी, इन सब में से एमिशंस नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रांचिंग सीरीज इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, ब्रांचिंग। तो अगर आप देखिए ब्रांचिंग का मतलब क्या हो रहा है, इस तरह से जब हो ना उसको ब्रांचिंग कहेंगे।
जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, ब्रांचिंग। तो अगर आप देखिए कि एक पौधा है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये पौधा है, ये प्रोड्यूसर है घास फूस, और इस घास फूस पे फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी कंज्यूमर, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से एनर्जी में जब एनर्जी के फ्लो में ब्रांचिंग होने लगे, और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे कि गोट, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये घास फूस खाता है, गोट को फीड करते हैं ह्यूमंस, दे ईट मटन, and suppose a human falls in the trap of a lion, he's eaten, right? तो ये हो गए secondary consumers and lion is tertiary consumer. At the same time lion can catch a goat and eat also. तो इस तरह से जो हो रहा है ना, ये क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, इस तरह से जो हो रहा है ये ब्रांचिंग हो रही है, और ये फीचर जो है फूड वेब का होता है। तो ऑप्शंस हैं फूड सिस्टम, फूड लेवल, फूड वेब, आंसर विल बी फूड वेब। फूड चेन में जब ब्रांचिंग होगी तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर डैश ऑफ द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन 1 सी 1%। तो सनलाइट का जो है ना वो 1% हिस्सा ही प्लांट्स कैप्चर कर पाती हैं, इसका सही जवाब 1% होगा। इसके बाद जो है वो 10% लॉ फॉलो होगा। प्लांट्स की टोटल एनर्जी का 10% प्राइमरी कंज्यूमर लेते हैं, और उनकी टोटल एनर्जी का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर लेते हैं, एंड देन द साइकिल फॉलोज। तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्लांट्स के पास है, और आप जब इनको कंज्यूम करके एनर्जी ले रहे हैं तो उस एनर्जी का 1/10 हिस्सा ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फूड चेन के नेक्स्ट लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो 10% जा रहा है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट का डायरेक्टली सिर्फ 1% ही कन्वर्ट कर पाते हैं फूड एनर्जी में, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मोर ऑफ एनवायरमेंट क्वेश्चन, लेस ऑफ the science, but we will take this also. The Chipko movement was strengthened under the leadership of, this is a very well known topic, अमृता देवी बिश्नोई जी, इनके लीडरशिप के अंदर हुआ था। अदर ऑप्शंस हैं मेधा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी एसोसिएटेड है चिपको मूवमेंट से, लेकिन इसका सही जवाब बीपीएससी ने अमृता देवी बिश्नोई को माना है। सुंदरलाल बहुगुणा ने भी उत्तराखंड में इसको लीड किया था। आगे बढ़ते हैं, सही जवाब होगा लेकिन अमृता देवी बिश्नोई अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 104, डैश आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो वो क्या है? ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन बी है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी टर्शरी कंज्यूमर। तो हमें सबको पता है कि जो फर्स्ट लेवल होती है वो उनकी होती है जो फूड बनाते हैं, और वो होते हैं प्लांट्स या फिर एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगी। तो क्लोरोफिल वाले जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। द वन दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑप्शन विल बी ए, विच इज करेक्ट. So this way we happen to finish the entire questions of science asked in the first shift of BPSC TRE exam conducted for the recruitment of teachers in class 1 to 5th. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी और पार्ट्स आने वाले हैं, दूसरे भी वीडियोस आने वाले हैं टीआरई से, और भी बिहार रिलेटेड एग्जाम से जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगी। और कुछ नया पूछना हो, कुछ एडिशन करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू कंसिडर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।